बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये जो लास्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया था वो मूल प्रभाज और उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड था। आज IUPAC नॉमेनक्लेचर पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारे वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और बच्चों, हमने हर वीडियो में कहा है कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए। आपको इस चैनल पर जो आप कहेंगे, जो आपकी रिकमेंड होगी, उसी तरीके का वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक जो वीडियो अपलोड किया गया है वो ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है जो 11 और 12 में कॉमन है, ठीक है। और आज भी जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वह IUPAC से रिलेटेड है। यह IUPAC पद्धति कक्षा 11 के केमिस्ट्री में प्रेजेंट है चैप्टर में, और चैप्टर 11 में है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड बुक में ये मौजूद है। और कक्षा 12 में जो चैप्टर हैं, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सब मौजूद है चैप्टर के अंदर IUPAC, ठीक है। और एग्जाम में भी आता है, यूपी बोर्ड में आना है, और कक्षा 11 के एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा में भी आना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम बच्चों, ये जो IUPAC सिस्टम है इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। IUPAC, आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, UNION, यूनियन। और बच्चों, यू से यूनियन ऑफ भी लिखा जाता है, यूनियन ऑफ, लेकिन यू से केवल यूनियन होता है, ऑफ का यहां उसके उच्चारण को सही करने के लिए यूज किया गया है। पी से होता है प्योर, इसी में जोड़ा जाता है एंड, तो प्योर एंड जो होता है वो भी IUPAC में एंड को हिंदी में और कहते हैं। तो IUPAC के जब हिंदी नाम को हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी और उच्चारण नहीं मिलेगा। तो इसके इंग्लिश सेंटेंस को सही करने के लिए IUPAC के फुल फॉर्म में ऑफ और एंड को लगाया जाता है। एंड ए से होता है अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। और सी से होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो जो IUPAC का फुल फॉर्म सामने आ रहा है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसको सही सही वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, सही से यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने जो उच्चारण जिस जगह है उसके नीचे एरो देके लिखे कि इसका मतलब ये होता है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस IUPAC सिस्टम, IUPAC पद्धति या IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसका हिंदी में क्या नाम होता है? तो इसको हिंदी में कहते हैं, यहां देखिए लिख देते हैं, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ, या रसायनज्ञ संघ बोलिए या रसायन संघ बोलिए, ठीक है, यहां दोनों है ना। किसी किसी किताब में रसायनज्ञ संघ बोला गया है, किसी किसी किताब में रसायन संघ बोला गया है, ठीक है बच्चों। तो आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म हिंदी में आया है वो आया है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ या रसायन संघ। तो ये इंग्लिश नाम हो गया और ये हिंदी नाम हो गया। अब आप हिंदी नाम को देखेंगे तो जैसा यहां पी के फुल फॉर्म में बताया गया प्योर एंड को तो हिंदी में और कहते हैं, यहां हिंदी नाम में कहीं आपको और समझ में आ रहा है? और है ही नहीं है। इसी तरह ऑफ, यूनियन ऑफ, यू के फुल फॉर्म में लिखा गया यूनियन ऑफ, तो ऑफ का हिंदी का होता है, के भी होता है, की भी होता है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको का की दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एंड और ऑफ इस आईयूपीएसी के फुल फॉर्म को शुद्ध करने के लिए, सही सही लिखने के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है। अगर ऑफ और एंड को हटा दिया जाए तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड हटा दिया जाए अप्लाइड केमिस्ट्री, और सही करके लिखा जाए इसी को तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिज्ञ संघ, ठीक है बच्चों। ये जो आईयूपीएसी पद्धति है, ठीक है, इसका पुराना नाम है जेनेवा पद्धति। जेनेवा पद्धति, जेनेवा एक कंट्री का नाम है। जैसे छोटे छोटे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, पनामा है, उसी तरीके से एक छोटा कंट्री है जेनेवा। तो जेनेवा देश के अंदर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए एक पद्धति बनाई गई थी। उस पद्धति को जेनेवा पद्धति का नाम दिया गया था। लेकिन जेनेवा पद्धति में कुछ कमियां थी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को लेकर, तो बाद में इसके नाम को परिवर्तित किया गया और इसी के नाम को पलट करके रखा गया आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है बच्चों। तो ये जो आईयूपीएसी पद्धति है ये जेनेवा पद्धति का नया नाम है, और आईयूपीएसी पद्धति का पुराना नाम जेनेवा पद्धति। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आईयूपीएसी पद्धति का पुराना नाम क्या है, तो उसी को जेनेवा पद्धति कहा जाता है। और अगर कोई ये पूछे कि जेनेवा पद्धति का नया नाम क्या है, तो उसी को आईयूपीएसी पद्धति कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आज केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की जितनी भी खोजें हैं वो सब की सब खोजें आईयूपीएसी पद्धति पे ही कंप्लीट होती हैं। हम रसायन विज्ञान में कोई भी खोज कर लेंगे, जब तक हमारे रिसर्च पर, हमारे इन्वेंशन पर, हमारे खोज पर आईयूपीएसी की मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो हमारे द्वारा खोजा गया जो भी टॉपिक होगा वो सही नहीं माना जाएगा। जेनेवा पद्धति में तो केवल नाम तक ही सीमित था कि भाई इसका नाम रखना है, लेकिन आज केमिस्ट्री की सारी खोजें आईयूपीएसी पद्धति पर डिपेंड हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी किसी टॉपिक को खोजता है तो इसके लिए आईयूपीएसी पद्धति की मोहर बहुत जरूरी है, ठीक। तो आईयूपीएसी पद्धति का पुराना नाम है जेनेवा पद्धति और जेनेवा पद्धति का नया नाम है आईयूपीएसी पद्धति। बच्चों, अगर आपको आईयूपीएसी पद्धति जानना है तो आईयूपीएसी पद्धति जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह, इसको जानना पड़ेगा। और ग्रुप जानने के साथ साथ इसके बाद फिर हमको जानना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिले और
उसका IUPAC नाम अगर आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपाउंड के अंदर, उस यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह को देखना पड़ेगा, और जब क्रियात्मक समूह को पता चल जाएगा तब उसके बाद कार्बन की संख्या देखी जाएगी, और कार्बन की संख्या रख करके तब उसके बाद जैसा क्रियात्मक समूह रहेगा उसके अनुसार हम अनुलग्न लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि IUPAC एक ऐसा टॉपिक है जो 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको टुकड़ों में करके आपको बताया जाएगा, थोड़े थोड़े पार्ट में करके बताया जाएगा। आज जितना हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, ग्रुप। ग्रुप के बाद क्या देखना है, कार्बन की संख्या। ठीक है, अब आपको देखिए यहां थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप इसको जूम करके देखते रहिएगा ना, क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो बड़ा बोर्ड हमको चाहिए, सपोर्ट करते रहिए, कुछ दिन में बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा। देखिए ये सबसे पहले है एल्केन, चमक तो नहीं रहा है यहां पे, एल्केन। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, उसके बाद है एल्कीन, CnH2n होता है। उसके बाद है एल्काइन, CnH2n-2 होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और एल्केन उसको भी कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन उसको भी कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन उसको भी कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारी बातें पुराने वीडियो में बताई जा चुकी हैं। इसके बाद आता है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, इसका प्रतीक होता है सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद है एल्डिहाइड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चा, तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है CHO, COOH लिखा गया था, CHO होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। इसके बाद आता है कीटोनिक ग्रुप, RCOR-, या तो ऐसे लिख लीजिए या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बस C डबल बॉन्ड ऐसे, ये भी कीटोनिक ग्रुप होता है। तो चूंकि हम कार्बन के आगे पीछे R को दिखा दिए है, R डैश है, चाहे उसको आप R1 करके, R1 R2 करके लिख लीजिए, चाहे R डैश करके लिख लीजिए। ठीक, कीटोनिक समूह के बाद आता है एस्टर ग्रुप, RCOOR-। इसके बाद आते हैं ईथर ग्रुप, ROR-। ईथर ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये क्रियात्मक समूह है, इनको इनके सक्रियता के साथ नहीं लिखा गया है। पहले आपको ग्रुप बताया जा रहा है कि इतने ग्रुप होते हैं, आप पहले इन सब ग्रुपों को याद करेंगे। ठीक है, और IUPAC एक कठिन टॉपिक है बच्चों, लेकिन फिर भी वो आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करें, समझ में भी आएगा। ठीक है, ईथर ग्रुप के बाद आता है, ठीक है, हैलो एल्केन ग्रुप, RX। हैलो एल्केन ग्रुप, हैलो एल्केन ग्रुप के बाद आता है, ठीक है, एसिड हैलाइड्स ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप, यानी होता है RCOX, RCOX।
इसके बाद आता है एसिड एमाइड ग्रुप RCONH2। फिर हेलो एरीन ग्रुप, हेलो एरीन के लिए बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर यक्स कर देंगे ऐसे, बेंजीन के ऊपर हैलाइड, ये हेलो एरीन ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद आता है फिनालिक ग्रुप, फिनालिक ग्रुप ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH, OH फिनालिक ग्रुप। इसके बाद आता है सल्फोनिक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड SO3H। इसके बाद आते हैं नाइट्रो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NO2। बच्चे और भी ग्रुप होते हैं, एक दो ग्रुप अभी और है, लेकिन जगह न होने की वजह से नहीं लिखा जा रहा है, समझाते समय उसको लिख दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सारे क्रियात्मक समूहों को याद करना है और इसको पहचानेंगे कैसे, ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से लिखा है एल्केन, ये लिखा है एल्कीन, ये लिखा है एल्काइन, ये लिखा है एल्कोहलिक ग्रुप, ये लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप, ये लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लिखा है कीटोनिक ग्रुप, ये लिखा है एस्टर ग्रुप, ये लिखा है ईथर ग्रुप, हेलो एल्केन ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप, हेलो एरीन ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है बच्चों, अच्छा इन ग्रुपों को आप याद करेंगे और इन ग्रुपों को याद करने के साथ साथ, ठीक है, अभी अपने ऊपर लिखा था ना, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा जूम करके। ठीक है, हमने लिखा था ना IUPAC बनाने के लिए दो चीज चाहिए, सबसे पहले आपको पकड़ना है ग्रुप, नोट कर लीजिएगा, और जब ग्रुप पकड़ लेंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जब ग्रुप देख लेंगे तब उसके बाद आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। ठीक है, आप दो पकड़ेंगे उसके बाद आप IUPAC बना ले जाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, अभी हम इसी से बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। एक तो आपको ये तैयार करना है, इसको याद करना है। दूसरी चीज, ठीक है, कार्बन की संख्या होती है, जैसे C1 है तो इसको कहते हैं मेथ, और अगर C2 यानी कार्बन की संख्या 2 है तो उसको कहते हैं एथ, 3 है तो उसको कहते हैं प्रोप, 4 है तो इसको कहते हैं ब्यूट, 5 है तो इसको कहते हैं पेन, 6 है तो इसको कहते हैं हेक्स, 7 है तो इसको कहते हैं हेप, 8 है तो इसको कहते हैं आप, 9 है तो इसको कहते हैं नन, और 10 है तो इसको कहते हैं डे। तो आपको करना क्या है, कार्बन के एक संख्या से लेके कार्बन के 10 संख्या तक इसको भी याद करना है, कि अगर किसी यौगिक में एक कार्बन है तो उसका नाम फिर मेथ से बनाया जाएगा, 2 है तो एस से बनाया जाएगा, 3 है तो प्रोप से बनाया जाएगा, 4 है तो ब्यूट से बनाया जाएगा। ठीक है, जितने कार्बन रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, कार्बन की संख्या देख करके और फिर क्रियात्मक समूह में जो क्रियात्मक समूह कंपाउंड के अंदर मौजूद रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अनुलग्न है, अभी अनुलग्न इसके आगे लिखा जाएगा किसका क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज, एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन मिले, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो उस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई यौगिक ऐसा मिल जाए जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट मौजूद हो, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, तो उसका IUPAC नाम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा, क्योंकि
हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा मिल जाए जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व होंगे, तो उनका आईयूपीएसी नाम, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से किसी एक के द्वारा बनेगा। और अगर अच्छा इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड मिल गया C3H4, ये मिल गया, तो C3H4 मिलने का मतलब इसमें आपको दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, भले ही उसकी संख्या 3 और 4 हो, संख्या से नहीं मतलब है, दो तत्व दिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो इनका आईयूपीएसी नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसे मिल जाए C3H7CHO, तो यहां देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी आ गया। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई कंपाउंड, कोई यौगिक आपको ऐसा मिलता है जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व होंगे, तो उनका आईयूपीएसी नाम इन तीन में से किसी एक के द्वारा बनेगा, या तो एल्केन से बनेगा, या तो एल्कीन, या तो एल्काइन, जो मौजूद होगा ग्रुप उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और अगर कोई यौगिक ऐसा मिलता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी आ जाए, नाइट्रोजन भी आ जाए, सल्फर भी आ जाए, कोई हैलोजन परमाणु आ जाए, तो फिर उनका आईयूपीएसी नाम इनमें से नहीं बनेगा, इनमें से यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से नहीं बनेगा, फिर ये जो नीचे क्रियात्मक समूह सब लिखे गए हैं इनमें से किसी एक के द्वारा बनना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा परमाणु, जैसे यहां देखिए ऑक्सीजन भी आ गया, तो अब इसका आईयूपीएसी नाम, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी आ गया है, तो अब इसका आईयूपीएसी नाम इनमें से नहीं बनेगा, बल्कि नीचे से किसी एक ग्रुप के द्वारा, जैसा ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको आप नोटिस कर लीजिए कि हाइड्रोकार्बन ऊपर 3 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, उसके बाद नीचे के ये सारे ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एस्टर, ईथर, हेलोएल्केन। अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा परमाणु भी आ जाए, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, कोई हेलोजन आ गया कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ, तो फिर उसका आईयूपीएसी नाम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से नहीं बनेगा, नीचे में से किसी एक के द्वारा बनेगा। बच्चों आज हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों के आईयूपीएसी नाम को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आईयूपीएसी नाम को जानेंगे। ठीक है, और समय रहेगा तो फिर इनको भी बताया जाएगा, और नहीं तो जितना आज हो सकता है कंप्लीट कर दिया जाएगा, बाकी का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे। ठीक है, और ये जो ग्रुप लिखे गए ग्रुप का जरूर याद आपको लोग कर लीजिएगा, इसको इसके सक्रियता के साथ नहीं लिखा गया है, आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन अभी जब इसको बताने लगेंगे तो उसको सीरियल से बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको सबसे पहले आप लोग नोट करिए। ठीक बच्चों, आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आज का यही हमारा टॉपिक भी रहेगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सीखते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे बनेगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, अभी हमने आपको बताया है कि अगर कोई यौगिक आपको ऐसा मिले जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व होंगे, तो उनका आईयूपीएसी नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से किसी एक के द्वारा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अपने मन में कोई कल्पना करना है किसी कंपाउंड का। जैसे अभी एक कंपाउंड हमने यहां पे लिखा था C3H4, तो यहां आप देखेंगे केवल दो ही तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन,
तो अब पहले हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है। देखिए यहाँ पे भी लिखे थे, लिख देते हैं फिर से, ग्रुप। और जब ग्रुप हो जाएगा तो उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, ठीक। फिर आईयूपीएसी नामकरण तैयार कर देंगे। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व हैं। अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये एल्केन का सदस्य है कि एल्कीन का सदस्य है कि एल्काइन का सदस्य है, ठीक है। ये हमको देखना पड़ेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और ये चीज देखने के लिए देखिए उसके आगे फार्मूला लिखा हुआ है। हमें इस कंपाउंड को एल्केन के सूत्र पे फिट करना। अगर फिट करने पर C3H4 ही आएगा तब तो हम ये कहेंगे कि ये एल्केन का सदस्य है। और अगर फिट करने पर, ठीक है, C3H4 नहीं आया तो हम इसको एल्कीन के सूत्र पर फिट करेंगे। एल्कीन का भी लिखा हुआ है। एल्कीन पे फिट करने पर यदि C3H4 आता है तो एल्कीन का सदस्य माना जाएगा। और अगर एल्केन के पर फिट करने पर C3H4 नहीं आया तो हम इसको एल्काइन के सूत्र पर फिट करेंगे। तो फिर एल्काइन के सूत्र पर फिट करने पर इसका C3H4 आना ही आना है। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो है इन तीनों में से किसी एक पे फिट होगा। जिस पर फिट हुआ उसी का सदस्य है, उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नामकरण किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये है CnH2n+2 एल्केन का सूत्र। ये लिखते हैं CnH2n+2, ठीक। ये जो n है, स्मॉल n, ये कार्बन की संख्या है। इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो C3 दिया गया है, यानी n की वैल्यू 3 है। अब जहां जहां n आपको दिख रहा है वहां वहां आप 3 रख देंगे, ठीक है। अगर 2 दिया होता तो n की वैल्यू 2 हो जाती, 4 दिया होता, जो दिया रहेगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। फिर इन सभी सूत्रों में हम n के जगह वही रख करके उस पर सेट करते चले जाएंगे। इसमें सही सही आ गया उसी का सदस्य। तो यहां रखेंगे C3H2n है तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और फिर क्या है +2। C3H2 इंटू 3 +2। तो इसका मतलब सेट करने पे क्या आ रहा है, C3H 2 3 6 और 2 8। यानी एल्केन के सूत्र पे फिट करने पे क्या आया, C3H 8 आ रहा है। और ये क्या है, C3H4 है। यानी ये एल्केन के सूत्र पर फिट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एल्कीन के सूत्र पे फिट करेंगे। तो एल्कीन का क्या है, CnH2n, CnH2n, n की वैल्यू वही 3 रखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, C3H 2 गुणित 3, क्योंकि 2n है तो 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा C3H 2 3 6। यानी फिट करने पर C3H6 आया, ये C3H4 है। यानी बच्चों ये, ठीक है, एल्कीन के सूत्र पे भी फिट नहीं, यानी एल्केन एल्कीन दोनों पे फिट नहीं हुआ। तो जब एल्केन एल्कीन दोनों पे नहीं फिट होगा तो उसको फिर अब एल्काइन पे फिट होना ही होना है। देखिए फिट करते हैं, CnH2n-2 तो हो जाएगा C3, चूंकि n की वैल्यू 3 है, H2n-2 तो क्या हो जाएगा C3H, ठीक है, 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 में से 2 चला गया 4, हो गया। फिर से देख लीजिए, क्लियर कर देते हैं। ये एल्काइन का सूत्र है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो C3H 2 गुणित 3, n 2n है -2, ठीक। तो हो जाएगा C3H 2 3 6, 6 में से 2 चला गया 4। यानी ये एल्काइन के सूत्र पर फिट हो गया। C3H4, अब देखिए C3H4 है। अब हमको समझ में आ गया कि ये जो है C3H4 एल्काइन का सदस्य है, एल्काइन का। हमने कहा ना अगर एल्केन पे फिट होता तो एल्केन का सदस्य माना जाता, एल्कीन का फिट होता तो एल्कीन का माना जाता, एल्काइन का होता तो एल्काइन का। ये एल्काइन पे फिट हुआ तो एल्काइन का सदस्य हो गया, हमें ग्रुप पता चल गया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। तो इसमें कितने कार्बन है, 3। कितने हैं, 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। यहां देखिए लिखा हुआ है 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप।
PROP प्रो, और किस पर फिट हुआ है? एल्काइन, तो यहीं से पकड़ लेंगे YNE, IC में जोड़ देंगे, तो ये क्या बन के तैयार हो गया? प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी C3H4 का IUPAC नाम प्रोपाइन है, जैसा कि इससे अंदाजा लग रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, जिस पर फिट होगा उसका सदस्य, जब सदस्य पता चल जाएगा किसका है, एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का, जैसे पता चला एल्काइन का सदस्य है तो फिर हमने कार्बन देखा तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। एल्काइन का सदस्य है तो एल्काइन का जो अनुलग्न होता है आइन, YNE, तो इसी में जोड़ देंगे YNE प्रोप, कार्बन की संख्या क्या है तो बन जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, और अगर एक यौगिक आपको ऐसे मिल जाए C5H12, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को C5H12, तो आपको करना क्या है? वही एल्केन के सूत्र पे फिट करना है। सूत्र क्या है? CnH2n+2, तो n की संख्या 5 होगी, C5 है तो क्या हो जाएगा? C5H2 गुणित 5 प्लस 2, तो हो जाएगा C5H, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी C5H12 एल्केन के सूत्र पे फिट हो गया, तो इसका मतलब ये एल्केन का सदस्य है, एल्केन का। ठीक है, अब जब एल्केन का सदस्य पता चल गया तो हम इसमें क्या देखना है? कार्बन की संख्या। ग्रुप जब पता चले तो क्या देखना है? कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। तो यहां लिख देंगे PENT, पेंट। ठीक है, और एल्केन का सदस्य तो यहां से क्या पकड़ लेंगे? ANE, यानी एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? N, तो इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ANE, मिला के क्या हो गया? पेंटेन। इसी तरीके से अगर एल्कीन का सदस्य होता तो एल्कीन में क्या जोड़ते? ENE। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को इस फार्मूले में फिट ना करने आ सके उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। आपको कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन मिले, मतलब ऐसा कोई कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक मिले, ठीक है, अगर ऐसा कोई यौगिक मिलता है तो आपको करना क्या है? उसमें यह देखना है कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, क्योंकि सूत्र ही बता रहा है CnH2n+2। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन 4 है तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है। 4 दूनी 8 दुगना हो गया और 2 10 2 ज्यादा हो गया। तो ऐसा कोई भी यौगिक अगर आपको मिलता है जिसमें कार्बन की संख्या, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा मिलेगा तो वो माना जाता है एल्केन। ये वाला एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा मिलेगा वो क्या होगा? एल्केन। ठीक, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी होगी, अगर मान लीजिए C4 है तो 4 दूनी कितना होता है? 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। ठीक है, 4 4 दूनी 8। अगर हाइड्रोजन की संख्या किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की दुगनी होती है तो वो होता है एल्कीन। क्या होते हैं वो? एल्कीन। ये दूसरे वाले होते हैं एल्कीन। और अगर कोई भी यौगिक आपको ऐसा मिलता है जिसमें, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होता है, जैसे मान लीजिए C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घट गया 6, H6, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या वो कार्बन के दुगने से 2 कम है, तो ये क्या माना जाता है? एल्काइन। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कार्बन हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है कि 2 कम है कि दुगनी है। अगर दुगनी रहेगी तो एल्कीन होगा, दुगने से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन होगा, दुगने से 2 कम होगा तो एल्काइन होगा। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके नीचे जो ग्रुप था ये तो इरेज कर दिया गया, इसके पहले आप वीडियो में जाकर के पीछे देख सकते हैं। ग्रुप लिखा गया था, अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन, तमाम ग्रुप लिखे गए थे। अब इनको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर उसको बताया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप लोग। तो बच्चों आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ ग्रुप लिखे गए थे, जैसे एल्कोहलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH भी आपने लिखा होगा, बैक जाके देख सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH, कीटोनिक ग्रुप RCOR-, एस्टर ग्रुप RCOOR-, ठीक, ईथर ग्रुप ROR-। जितना जहां आप R देख रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस R को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर, ये जो R होता है इसको कहते हैं एल्किल, ALKYL, एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल समूह, या इसी को बोलते हैं एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल, एल्किल मूलक, आप चाहे कैपिटल R को एल्किल मूलक बोलिए और चाहे एल्किल समूह बोलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां आपको कैपिटल R दिखाई देगा वो सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो एल्किल ग्रुप या एल्किल रेडिकल, अब ये किसको कहते हैं? एल्किल ग्रुप उसको कहते हैं जो CnH2n+1 को फॉलो करता है। CnH2n+1 को फॉलो करता है। देखिए एल्केन में CnH2n+2 लिखा है, CnH2n लिखा है, CnH2n-2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां CnH2n+1 लिखा है, यानी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा हो। कार्बन के दुगने से एक ज्यादा हो, जैसे, ठीक है, एक कार्बन एक है, एक दूनी दो, दो और एक क्या होते हैं, मिला के 3। ऐसे कार्बन 2 मान लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 8 1 9, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। इन सब में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा है। और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल, क्योंकि एल्किल यही होता है जो CnH2n+1 को फॉलो करता है। जो इस सूत्र पर सटीक बैठता है वही R है, वही एल्किल मूलक या एल्किल समूह। अब नाम इसका क्या बनेगा, कार्बन एक है, एक को क्या बोलते हैं, मेथ, तो इसका नाम बन जाएगा मेथ, METH, मेथ। और यहां से क्या पकड़ लेंगे, YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल, या मेथिल बोलिए या मिथाइल बोलिए, एक ही बात पड़ती है। इसी तरीके से ये 2 कार्बन है तो 2 को बोलते हैं एथ, यहीं से जोड़ देंगे YL, क्योंकि वही यही है, इसी को फॉलो कर रहा है वो, तो एथी या इथाइल। इसी तरीके से ये 3 कार्बन है तो YL, प्रोपिल या प्रोपाइल। 4 कार्बन है ब्यूट, YL, ब्यूटिल या ब्यूटाइल। 5 पेंट, YL, पेंटिल या पेंटाइल। ठीक है बच्चों, और ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसमें भी R लगा होता है। अगर R लग जाएगा तो फिर ये एल्कोहल हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ते हैं, R, तो ये क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड। ये क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां तो R दिखा करके आपको शो किया गया, वरना कीटोनिक का भी बताया था, बस ऐसा ही होता है, C डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है बच्चों, आप इस R को भी नोट कर लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद यही शुरुआत होगी ग्रुप वाला। जिन बच्चों को हमारा यह वीडियो पसंद आए वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से शेयर करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग वॉच टाइम बढ़वा रहे हैं, आप लोग व्यूअर्स बढ़वा रहे हैं और वीडियो को काफी देखा भी जा रहा है। ठीक है, इसी तरह लगे रहिए।
आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए आप हमको चैनल पर बताइए कमेंट में लिख करके, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड किया जाता रहेगा। बच्चों अभी तो ऐसे चल रहा है, जब थोड़ा और सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर इसी चैनल पर ऑनलाइन क्लास भी चलने लगेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे क्लास ले सकते हैं, क्लास का आनंद ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और ये जो चैनल बनाया गया है इसीलिए बनाया ही गया है कि जो बच्चे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कम से कम वीडियो के जरिए छोटी छोटी टॉपिक को समझते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।